जीवन झांक चुका था। सूरज के घोड़े ठिठके तारे शर्माए, घूंघट से चांद ने झांका, रुकी हवाएं तपिश फिजा के स्थिर कर गई मौसम की धड़कन। सूरज के घोड़े ठिठके तारे शर्माए, घूंघट से चांद ने झांका, रुकी हवाएं तपिश फिजा के स्थिर कर गई मौसम की धड़कन। झिलमिल झिलमिल रुका पसीना, पत्तों की कोरों ने ओस को थामा, पेड़ों के पात रुके खड़े थे, पेड़ों के पात रुके खड़े थे। जड़ पहाड़ उड़ते, बादल रोक चुका था, मौसम भी था चुप 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 चुप, मंदिर चर्च के घंटे भी चुप, मस्जिद गुरुद्वारों पर रुके कपोत, नीला अंबर मोतियों से टिमक रहा था। कुत्तों की तुम, हिरणों के पांव, कोयल की कूक, चिड़ियों के पांख सब सन्न पड़े थे, सांसें रुके जब जग सारा कर रहा था इंतजार। चपल प्रकृति पी रही थी तेरी मेरी व्यथा कथा और सारा दर्द। चपल प्रकृति पी रही थी तेरी मेरी व्यथा कथा और सारा दर्द। इसी समय एक नन्हा बच्चा रो पड़ा एक नन्हा बच्चा। पृथ्वी जागी ले अंगड़ाई, सूरज झांका, हटी कालिमा, सांसें छूटी, धड़कन जागी, घंटे बाजे, कोयल कूकी, बादल नाचे, हवा भी लहकी, पूरब से लाली गाते गाते किरणों पर आई। चिड़ियों के पांख, मौसम की आंख फड़फड़ाई, उड़े कपोत, पत्ते झूमे, नाचे बौर, मौसम ने भी छेड़ा राग। सारा जगत जाग चुका था, पृथ्वी पर जीवन झांक चुका था, पृथ्वी पर जीवन झांक चुका था। कविता क्या है? कविता कोई प्रश्न पत्र नहीं जिसे हम हल करने बैठ जाएं। कविता हवा नहीं जिसे आप फेफड़ों में भर लें। कविता वो नदी नहीं जो समंदर में जा मिले और खो दे अपना वजूद। कविता वो जुगाली भी नहीं जब चाह चबाया और उगल डाला। कविता कोई लेख नहीं जब चाह लिख डाला, जिस पर चाहे लिख मारा। कविता कोई कहानी भी नहीं जेब से निकाली और पढ़ डाली। कविता नहीं पिटारा कोई घर से तोड़ा, भानुमति ने जो कुनबा जोड़ा। कविता तो वह सफर है जो शुरू तो है पर खत्म नहीं होती। कविता तो बूंद है पानी की, डूबो तो समंदर भी छोटा लगे। कविता जब बनती है तो रात भी बिखर जाती है, उजाला निकल आता है, पर क्या करूं, मुझसे तो रूठी रहती है, जाने बरसों कहाँ रहती है। मुझसे तो रूठी रहती है, जाने बरसों कहाँ रहती है। मिल जाए तो मुझे बताना, मिल जाए तो मुझे बताना, जैसे तैसे उसे मना लूंगा, तिनका तिनका चुन चुन कर जीवन के रंग सजा लूंगा, जीवन के रंग सजा लूंगा। मेरी कविता है एक थी चिड़िया। तिनका लिए आती है चिड़िया घर के रोशनदान पर, फिर आती है तिनका लाती है अपना घर बनाती है, फिर आती है तिनका लाती है अपना घर बनाती है। रोज रोशनदान साफ किया जाता है, घर टूट जाता है, तिनका तिनका बिखर जाता है। रोज की यही कहानी है, पर बिस्तर पर लेटे बच्चों को रोज सुनानी पड़ती है जब एक कहानी एक थी चिड़िया, पर वो नहीं जो हमारे रोशनदान तक आती है और अपना घर बनाती है, पर वो चिड़िया नहीं जो हमारे घर के रोशनदान तक आती है और अपना घर बनाती है। मेरी तीसरी कविता है हे राम। खामोश जंगल के दरवाजों की झिर्रियों से झांकती है हवा, चूजों के दिल से धड़कती है धूप, जलती हुई लकड़ियों से चिटचिटाते हैं रास्ते, चीखते हैं दरख्त अपने ही कंधों पर रक्तिम प्रभात टांगे। अब तो रोज सुबह उठने पर सुनाई पड़ती हैं सदी की घंटियां, हे राम हे राम हे राम। यह कविता मेरी उन लाखों करोड़ों मेहनतकशों को समर्पित है जो पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ते हैं और चले जाते हैं। पिछले दिनों इनका अंजाम आपने देखा था, ये वो पत्ते। मुड़े तुड़े मैले कुचैले, रुखे झड़े गिरे पड़े, दिशाहीन निर्बल अकुलाए काले कुरूप बेजुबान पत्तों। मुड़े तुड़े मैले कुचैले, रुखे झड़े गिरे पड़े, दिशाहीन निर्बल अकुलाए काले कुरूप बेजुबान पत्तों। भीड़ की भीड़ बनकर बीत गए उस वक्त की यादों के जख्मों को सीने पर ढोकर लिपटाकर, न जाने किधर चले तुम, किधर जा रहे, किधर जा रहे। अट्टहास करती पवन बलछल से फुसलाती है, ले सर्वस्व तुम्हारा किस गली ले जाती है।
तुम तो आशिक थे मौसम के घनघोर घटाओं ने चूमा था, तपते दिनों के घोड़ों ने अपनी टापों से कूचा था। दोपहर सुबह शाम को सकुचाते लाज के मारे फिर भी अपनी मौन व्यथा भर तुम पिए जा रहे घोर हलाहल, जिए जा रहे न जाने तुम किधर जा रहे, कहाँ जा रहे। कभी लिख रहे गीत वासंती मौसम पर इठलाते हैं, कभी लिख रहे गीत वासंती मौसम पर इठलाते हैं, मस्त झूमती पुरवैया को कागज पर उतराते हैं। पन्नों पर सरसों झरती है गदराए हैं बौर झूमते, स्याही से ये पलाश खिलाते, कागज कागज महकाते हैं। ऐसे में तुम इनकी नजरों से बचते बहते छितरे छितरे देह गलाते सकुचाते बिन शब्दों के मस्त मलंगे सरके सरके चले जा रहे, ना जाने तुम किधर जा रहे। ओ सूखे भीड़ भरे पत्तों, न जाने तुम कहाँ जा रहे, किधर जा रहे। और निर्बल जर्जर संतापी मन के अतृप्त मेघ रिक्त अकेली टहनियों को नई सोच के वस्त्र सौंप कर बचपन के अलहड़ कदमों की आहट से अवगत करवाकर बीत गए तुम नए गीत के नए स्वरों के मौसम से गीला कर बरसाकर नहलाकर निपट अकेले अवसाद समेटे नई रागनी के स्वर देकर मंथन को उनके नई सांस की आस दिलाकर स्वयं न जाने किधर चले तुम कहाँ जा रहे, किधर चले। वो काले सूखे बीते रीते पतझर के पत्तों, किधर चले तुम किधर चले। नई कोकिलें छू लूंगा, नया सवेरा चूमूंगा, चिड़िया की चुन चुन को सुनकर समझूंगा तुम मुझे मिले। चिड़ियों की चुन चुन को सुनकर समझूंगा तुम मुझे मिले। ओ जाने वाले सूखे पत्तों, चाहे तुम जिधर चले, चाहे तुम जिधर चले। मेरी यह कविता युद्ध के खिलाफ और युद्ध उन्मादियों के विचारों से अलग शांति के पक्ष में है। युद्ध गर्म नहीं रखता जीवन को। लाख समझाएं वे कि इससे सरहदें महफूज रहेंगी और अम्मा हस्ती मिलेगी। लाख समझाएं वे कि इससे सरहदें महफूज रहेंगी और अम्मा हस्ती मिलेगी, कि ताबूतों के रंग खुशनुमा होंगे या कि पत्थरों पर झंडियों की सुर्खियां उकेरी जाएंगी। आप सच मत मानना कि आसमान पर उड़ती फाख्ताएं बसेरे पर लौटेंगी। आप सच मत मानना, या ये भी सच मत मानना कि झूला झूलते मिलेंगे बच्चे, चूता रहेगा गाय के थन से दूध। आप सच मत मानना कि किसान खेत की मिट्टी थपथपाता मिलेगा और कुओं की रहट पर पाजेब छनकते मिलेंगे। दरअसल युद्ध पीछे की ओर सरकती घड़ी की वह सुई है जो कलयुग को प्रस्तर युग में पहुंचाती है, या वह धुआं है युद्ध जो चांदनी को ढक लेता है और सूरज को मटमैला करता है, या कि प्रजातंत्र का वह मसविदा है युद्ध जिसकी दीवारों पर उगती है सूखी घास और पेड़ों पर कर्फ्यू टाकने की शर्तें लिखी होती है। राम नाम की तर्ज पर गाया जाने वाला वह संगीत है युद्ध जो शमशान में खड़े लोगों के बीच मृत्यु के दर्शन पर सुर में गाया जाने वाला चर्चा का विषय है। ऐसे में जब भी गुमसुम धरती के कोने पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरण बच्चों को ढूंढती है, मैं समय की छलनी से चूने वाले सभ्यता के उन टुकड़ों को अपनी हथेलियों पर समेटने की कल्पना करता हूं जो चीख चीख कर कहते हैं युद्ध जीवन नहीं देता न गर्म रखता है जीवन को, युद्ध जीवन नहीं देता न गर्म रखता है जीवन को। जीवन, मेरी अंतिम कविता है जीवन। सुबह सुबह बिना मफलर, बिना स्वेटर, बिना कंटोप के चलना मुश्किल होता है। सुबह सुबह बिना मफलर, बिना स्वेटर, बिना कंटोप के चलना मुश्किल होता है। आरी सी लगती है सुबह की हवा, नाक के धुएं से चश्मे पर चढ़ता है पर्दा। आरी सी लगती है सुबह की हवा, नाक के धुएं से चश्मे पर चढ़ता है पर्दा। ठंड की स्वतंत्रता दम घोटू है। मैं फिर से पुरानी ओढ़ी बदबूदार रजाई के अंदर घुटने मोड़ लेता हूं कुछ और समय के लिए। अभी तक दोस्त नहीं आया, वरना खींचता रजाई, खड़ा करता मुझे और कहता पैर सीधे करो, छाती में हवा भरो, रीढ़ सीधी करो, नजरें उठाओ और बर्फ को पिघलने दो, और बर्फ को पिघलने दो। शायद ठंड में खड़ा होना, फेफड़ों में शीत भर लेना, कोहरे के अंदर तक झांकना ही जीवन कहलाता होगा।
वरना सभी लोग सोते न रहते मेरी तरह। धन्यवाद। फिर की हा घाव होगे छटा खा पाव होगे, फिर की हा घाव होगे छटा खा पाव होगे, खेचरिस गोल्लर और गाय के नाव होगे, फिर की हा घाव होगे छटा खा पाव होगे, खेचरिस गोल्लर और गाय के नाव होगे, फिर की हा घाव होगे। गांव शहर ला कौन कहे यह गोल्लर पारा पारा, अरे गांव शहर ला कौन कहे यह गोल्लर पारा पारा, कोनो देसी कोनो जर्सी खुरखुन करे खेत बियारा, काही कर ले वो आई यहाँ ओखरे हावे चलती, काही कर ले वो आई यहाँ ओखरे हावे चलती, अरे गोल्लर हाँ मन ढीले हंता गोल्लर के का गलती, अरे गोल्लर के का गलती। दारा के मछरी के टिकरा माँ भाव होगे, दारा के मछरी के टिकरा माँ भाव होगे, खेचरिस गोल्लर और गाय के नाव होगे, फिर की हा घाव होगे। लाख करोड़ों खा के गोल्लर छेल्ला गींज रथे, लाख करोड़ों खा के गोल्लर छेल्ला गींज रथे, खुरच खुरच के खेत मां मन माने भूख रथे, सही गो साबर ला गटकना ओखर बर खेल होगे, अरे सही गो साबर ला गटकना ओखर बर खेल होगे, और सूजी के चोरिम गरीब चमरूला जेल होगे, चमरूला जेल होगे। साव हा चोर बन गे और चोर साव होगे, साव हा चोर बन गे और चोर साव होगे, खेचरिस गोल्लर और गाय के नाव होगे, फिर की हा घाव होगे। गोल्लर हा गोल्लरे तो कतका कर भी मुलाजा, अरे गोल्लर हा गोल्लरे तो कतका कर भी मुलाजा, राहित मताधीश खेत के तो कैसे मानबे राजा, बान छान के ओला बने मिलके छर दो, बान छान के ओला बने मिलके अब छर दो, उसको मन नहीं माने तो मुँह ओखर करिया कर दो, मुँह ओखर करिया कर दो। नियाओ करत करत बहुत अन्याव होगे, नियाओ करत करत बहुत अन्याव होगे, खेचरिस गोल्लर हो गाय के नाव होगे, फिर की हा घाव होगे। छटा खा पाव होगे, खेचरिस गोल्लर हो गाय के नाव होगे, फिर की हा घाव होगे। ऊखर सब कन्हार मटासी, ऊखर सब कन्हार मटासी, हमर भागना भाठा, और फोहई मदी के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा, फोहई मदी के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। ऊखर सब कन्हार मटासी, ऊखर सब कन्हार मटासी, हमर भागना भाठा, और फोहई मदी के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा, फोहई मदी के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। पर बुधिया होगे सियनहा पर के बुध म बोहागे, पर बुधिया होगे सियनहा पर के बुध म बोहागे, और घोलंड घोलंड के पाँव परी माँ माथा हर घलो खियागे, और घोलंड घोलंड के पाँव परी माँ माथा हर घलो खियागे। तो लेवना घीऊ पोगरी ओखर, लेवना घीऊ पोगरी ओखर, हमला मिले न माठा, फोहई मदी के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा, फोहई मदी के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। दाना दाना बर लुलवावन लहू पछिना ओगरा के, दाना दाना बर लुलवावन लहू पछिना ओगरा के,
और बाहिर वाले मालिक बन गए हमरे भुइया ला पोगरा के। और बाहिर वाले मालिक बन गए हमरे भुइया ला पोगरा के। तो जांगर पेरत कनिया टोरत, जांगर पेरत कनिया टोरत, हाथ में पर गे घाटा। और फोई में देके पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। फोई में देके पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। कांटा ला कांटा निकाले फिर कांटा हो गे सरहा। अरे कांटा ला कांटा निकाले फिर कांटा हो गे सरहा। और मन मिला के घात करे वो घाव हो गे जीव पर। और मन मिला के घात करे वो घाव हो गे जीव पर। चेत लगाएल परी अब तो, चेत लगाएल परी अब तो, करम परे झंठाठा। और फोई में देके पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। फोई में देके पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। भाग भरोसा कावर रहना, भाग लकावर दोष देना। भाग भरोसा कावर रहना, भाग लकावर दोष देना। और भाग भरोसा कावर रहना। और जोर जुलुम बर जोम देके अपन हक तय हाँ ले लेना। और जोर जुलुम बर जोम देके अपन हक तय हाँ ले लेना। हुंडरा दावत पैधे सर लग, अरे हुंडरा दावत पैधे सर लग, कोठा ले झीकत पाठा। और कोई मदे के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। फोई मदे के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। ऊखर सब कन्हार मटासी, अरे ऊखर सब कन्हार मटासी, हमर भाग ना भाठा। और फोई मदे के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। फोई मदे के पर लुखिया मन लुटत काठा काठा। कहानी का शीर्षक है रशाकसी। इलाहाबाद जो लोगों की जुबान पर बसा हुआ है, चमकते आकाश चुंबी शाइन बोर्डों पर चमकदार सफ़ेद रंगों में प्रयागराज नाम से चमक रहा था। संगम की त्रिवेणी अभी भी वैसी ही है जैसी तब थी जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। कुंभ की भीड़ भाड़ का भय, मेले की जगमग दूर से ही झमकाकर इतराती अपनी सुंदरता के जाल में उलझाकर दूर करने में लगी हुई थी। झमकती ठनकती नदी के तट से हनुमान मंदिर की ओर वापस होती भीड़ में थके पांव लोग संगम स्नान से पाप धुले चेहरों की चमक लिए घिसट रहे थे। अचानक दो रिक्शे दिखे। सवारियां उस तरफ बढ़ें तब तक वह परिवार दोनों रिक्शों पर जा चढ़ा। कुल जमा 6 जन। रिक्शे में 2-2 करके 4 की जगह थी। दोनों रिक्शों पर 3-3 लोग न खड़े न बैठे, खड़े और बैठे के बीच की मुद्रा में सवार हुए और एक समान हैंडल घुमाकर पैडल के साथ साथ बात की धार मारते चल रहे थे। त्रिवेणी नहान अच्छे से हुआ न साहब? हाँ, आप बहुत ही पुण्यात्मा हैं साहब। शिवरात्रि के पुण्य प्रहर में संगम में डुबकी मारे हैं। हाँ। रिक्शे वाले की वाचालता से मैं अरुचिवश वे लोग हाँ हूँ ही भर करके खामोश हो रहे थे। आपको और भी पुण्य मिलेगा साहब। आप अभी जो पैसा देंगे ना, उससे मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अब तक जिनको रिक्शावान साहब साहब संबोधन कर रहा था, उन्होंने उसकी कदकाठी, रंग और पहनावे को ध्यान से देखा। सांवला रंग, ठंड में भी आधी बाह की टी शर्ट, पसीने के निकलने और सूखने से नमक के दाग, काले रंग की उस टी शर्ट को ढेरों आड़ी, तिरछी और सीधी सफ़ेद लकीरों से भरी हुई थी। पाँवों में सस्ती नीली जींस के बावजूद चढ़ान पर जोर लगाने से
पिंडलियों की पेशियां उभर रही थी। 20 की उम्र का लड़का सूतवा बदन में फूलती सांसों को मुंह से हाँफते हुए बाहर कर रहा था। रिक्शा ऊपर चढ़ाने में उसकी बाहों की नसें नीली चमक के साथ उभरी हुई थीं। साहब में साहबी का मन ही मन घोलते किसान मनई रिक्शे से उतर गया। पैजामा धकेल कर, कमर में खोस कर, रिक्शे को पीछे से धकेल कर उसकी मेहनत को जरा सा सहलाने लगे। चढ़ाई खत्म हुई। बैठी साहब पैजामों को सही कर के हाथ से सहेज कर उनके बैठते ही रिक्शावान हैंडल छोड़कर उनके पैरों को छूकर बोला, आप पुण्यात्मा हैं साहब। नहीं कौन होगा, पैसा भी चुकाए और रिक्शा पाछे से धकेला का जहमतों करे। रिक्शे वाले की आवाज़ में साहब की ध्वनि के साथ निकलती बातों की धार उनके भीगे तन के पार मन को भी भिगा रही थी। हम भी माँ पिताजी के साथ संगम में कुंभ नहाने के लिए आए रहे साहब। रिक्शावान ने कहा, अच्छा कहाँ से? बिहार, पटना। तो रिक्शा बटमारी हो गई, वो पाकिट कटा गया। 3200 रुपया गायब हो गए साहब। ओह, कुंभ में पाकिट मार भी बहुत ही घूमते हैं। हाँ साहब, 3 दिन से छिछिया रहे हैं। फिर रिक्शा? उन्होंने उसकी बात और स्थिति की संगत बैठाने के लिए हठात ही पूछ लिया। आज सवेरे से चला रहे हैं साहब। माँ बाप किधर हैं? उन्होंने पूछा। जहाँ से रिक्शा किराया पर उठाया साहब, माए बाबू हमारी राह जो रहे हैं। अनजान शहर माँ को रिक्शा बिना बंधन काहे बदल दे। वह लोग भूखे बैठे होंगे। ओह, उन्होंने करुणा भरी आवाज़ में कहा, अभी आप जो पैसा देंगे ना साहब, उससे हम भूख मिटाएंगे। वापसी का कुछ सोचा है? उन्होंने पूछा। कुछ पैसा रिक्शा खींच के बना लेंगे, फिर कल रात पटना के लिए निकलेंगे साहब। बिना टिकट रेल में बैठ जाएंगे। खाने भर का इंतजाम होने भर की बात है। वैसे कितना किराया होगा यहाँ से पटने का? यही 1200 रुपया साहब। आपका पुण्य प्रताप हो जाए, हम अपने घरे द्वारे पहुँच जाएं। कहते हुए रिक्शावान उनके पैर छूकर माथे से लगाया। अब तक पूरे वाक़ये को खामोशी से देखती उनकी कृषक गृहिणी ने पतिदेव के पिघल कर टेघरने से आती विपत की आहट भापते हुए कहा, ऐसा है बाबू, हम लोग भी परदेश में हैं। गृहिणी की आवाज़ से सचेत होकर उन्होंने पहलू बदला। पटना पहुँचे के बाद अपनी मौसी, फूआ और काकी सबे से आपके पुण्य का गान करियो माता। कहते हुए रिक्शावान चट से साहब की गृहिणी के पांव छूकर सिर माथे लगाया। ठीक है, हमसे जो हो सके हम करियो बच्चा। उन्होंने पत्नी की बात सुना और दोहराया, हाँ वही तो जो बनेगा। आप लोग का पुण्य हम जबले जिएंगे गावेंगे। कहते हुए रिक्शावान सामने देखते हुए पैडल तेज तेज मारने लगा। पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे की नज़रों में देखा। पत्नी की आंखों में मायके से पैसे मांगने की लाचारी की झलक देखकर उन्होंने नजरें रिक्शावान की पीठ पर टिका दी थी। उनको अनायास गांव के हेडमास्टर साहब की याद आ गई। बातों बातों में माँ साहब ने बताया था कि पटना तरफ ड़ अक्षर को र और र को ड़ बोलते हैं। फिर तो शब्द बिगाड़ने का खेल और हंसी ठट्टा बहुत देर तक चला था। एलईडी लाइट की जगमग में रिक्शावान की पीठ का सांवला रंग चमक रहा था। उन्होंने लड़के की बातों को बीता बीता याद किया। कहीं भी र हुआ, न ही र ही बोला था। वाह, ये परेड ग्राउंड कितनी देर में पहुंचेंगे? परेड ग्राउंड न साहब, पहुंचे ही बोल रहा है, रिक्शावान बोला। परेड ग्राउंड को सुधारते ही उन्होंने जैकेट की जेब में से बटुआ निकाला। उसके मुंह का डोरा खोलकर 500 का एक नोट रखकर बाकी रुपए अपनी श्रीमती जी को थमाया। रुपए हाथ लगते ही उन्होंने चोली के भीतर हाथ डालकर सीने से दाब लिया। अभी आंचल संहार ही रही थी कि रिक्शा धीमा हुआ। परेड ग्राउंड आ गया साहब, रिक्शावान बोला और हैंडल पर ब्रेक चाप कर तार का छंदा चढ़ा दिया। दोनों रिक्शे आगे पीछे रुक गए। दूसरे रिक्शे वाले ने कहा, साहब किराया 500 हुआ। उन्होंने कहा, दोनों रिक्शों का? हाँ। दूसरे रिक्शे वाले ने कहा, किराया उसने ही तय किया था।
हाँ साहब को तो, हम साहब को तो 300 बोले थे। पहले रिक्शे वाले के एतराज़ करने पर उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा। उसने 50 के 2 नोट उन्हें पकड़ाया। ठीक बात, तो लो 50 और रख लो, उन्होंने उससे कहा। फिर दूसरे रिक्शे वाले के हाथ पर 500 के साथ 50 का नया हरा नोट रख दिया। और साहब आपके पुण्यगान का। पहले रिक्शे वाले की पुकार सुनकर उन्होंने बटुआ खोलकर उलट दिया और कहा, रहे तब न दया माया। वैसे बचवा 2 दिन में तुम्हें इलाहाबादी बोली भाषा खूब गहरे पकड़ाई है। कहते हुए उन्होंने परिवार के 6 जन के साथ शास्त्री पुल के चौक की ओर रुखसत लिया। आमे या क्या कही गवा? पहले रिक्शे वाले ने दूसरे से पूछा। कुछ हो ना यार, कांट फेंके थे। फिर मुदा मरद फंस गवा था, मेहरिया फिसलाए दियो। चल इस संसार व्यापार में मुदा मोहे 50 का नगद प्राप्ति हुई हो। दूसरा रिक्शा वाला हंसा। पहले ने भी कहा कुछ भा तो 50 है सही, और दोनों हंसते हुए संगम की तरफ मुड़ गए। मैं अनुपम जोकर, प्रगतिशील लेखक संघ जिला इकाई कांकेर के सचिव के रूप में मैं अपनी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहली रचना है मुखबिरी। बस्तर की वादियाँ पे अक्सर अनेकों घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं के पीछे बहुत से कारण रेखांकित होते हैं। उन्हीं घटनाओं को लेकर ये मेरी पहली रचना है, जिसका कि शीर्षक है मुखबिरी। मैंने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया है। मैंने अपने कानों से सुनना बंद कर दिया है। मैंने अपने मुंह से बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं बस्तर की वादियों में रहता हूँ, जहाँ बोलना, देखना, सुनना मुखबिरी कहलाता है। बस्तर की वादियों में रहता हूँ, जहाँ बोलना, देखना, सुनना मुखबिरी कहलाता है। मेरी दूसरी रचना है एक आदमी। इस रचना में 3 अभिव्यक्ति व्यक्त की गई है। पहली अभिव्यक्ति के रूप में है, एक आदमी प्रतिदिन 2 पैरों से रिक्शा को बच्चों को स्कूल पहुंचाता है और पा जाता है कुछ पैसे अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए। दूसरी अभिव्यक्ति है, एक आदमी प्रतिदिन 2 पैरों से रिक्शा को खींचता और नापता है अपने कदमों से शहर गलियों की नाप, फिर भी पूरी नहीं होती उसकी माप जीवन के अंत तक, क्योंकि मैं फिर देखता हूँ उसके पुत्र को रिक्शा खींचते हुए। तीसरी अभिव्यक्ति है, एक आदमी प्रतिदिन 2 पैरों से रिक्शा को खींचता मुसाफिरों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, पर उसकी अपनी दुनिया भी लक्ष्य के मायने बेमानी होते हैं। एक आदमी प्रतिदिन 2 पैरों से रिक्शे को खींचता मुसाफिरों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, पर उसकी अपनी दुनिया में लक्ष्य के मायने बेमानी होते हैं। मेरी तीसरी रचना है फुदकती चिड़िया। नन्हा बालक आंगन में फुदकती चिड़िया को देखकर प्रसन्न हो रहा था। नन्हा बालक आंगन में फुदकती चिड़िया को देखकर प्रसन्न हो रहा था और फुदकती चिड़िया उसे देखकर सहम रही थी, क्योंकि वह आदमी का बच्चा था। मेरी अंतिम रचना है अति से पहले। यह पर्यावरण पर केंद्रित रचना है कि किस तरह प्रकृति का दोहन इंसानों के द्वारा किया जा रहा है, उसी पर केंद्रित यह रचना और उस रचनाओं का रसावधान आप सबके लिए। प्रकृति, तुम क्यों नहीं इंसान से अपना इंसाफ मांगती? प्रकृति, तुम क्यों नहीं इंसान से अपना इंसाफ मांगती? क्या तुम भी इंसान की बेमान ताकतों के सामने मजबूर हो? प्रकृति कुछ देर मौन रही, फिर मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने ही इंसान को बनाया है, फिर मैं अपनी ही रचना को कैसे नष्ट कर सकती हूँ? बस मौन हूँ यह सोचकर कि इंसान अपनी ही गलतियों से सीखेगा और संभल जाएगा अति से पहले।
हिंदी कविताओं की श्रृंखला में आज के कवि हैं अनुपम जोफर और उनकी काव्य रचना है कविताएं जिंदगी की। इसके प्रकाशक हैं बस्तर बंधु। अनुपम जोफर की कविताओं में संवेदनाएं हैं और इनकी कविता श्रृंखला की एक कविता है मुखबिरी। कविता का शीर्षक है मुखबिरी। मैंने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया, मैंने अपने कानों से सुनना बंद कर दिया, मैंने अपने मुख से बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं बस्तर की वादियों में रहता हूँ जहाँ बोलना, देखना, सुनना मुखबिरी कहलाता है।